लेक्चर नंबर 55। बढ़ते जा रहे हैं हम आगे। चैप्टर 11 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, टोटल थ्योरी बेस्ड एरिया है, जहाँ से 5 से 10 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। 5 से 10 नंबर, और 5 से 10 नंबर एक पेपर को पास करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं होते? फर्क नहीं पड़ता 5-10 नंबरों से? नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के फैक्टर्स कवर कर लिए, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिफरेंस, और मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग, आईपीओ, प्राइवेट प्लेसिंग, एआईएम, इंट्रोडक्शन, राइट इशू, बोनस इशू। ठीक हो गया? इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एक वो कंपनी जिसने पास्ट में अपने कोई शेयर्स पब्लिक में बेचे थे, लेकिन उसके बाद नहीं बेचे, ऑनर ने अपने पास ही होल्डिंग सारी रखी हुई थी, लेकिन उसे नजर आया यार बाकी वो कंपनीज जो मेरे साथ पैदा हुई थी उन्होंने अपने शेयर लिस्टेड करवाए थे और शेयर पब्लिक में बेचे थे, आज उनके शेयर की बड़ी वैल्यू है, ऑनर भी बड़ा खेल रहा है, टेंशनें उसकी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मेरी है, तो शायद मुझसे गलती होगी, मुझे भी शेयर लिस्ट करवा लेने चाहिए थे। क्यों? जनता बहुत ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करने को प्रेफर कर रही है, तो ये कंपनी जिसके एटलीस्ट 25% शेयर पहले पब्लिक के पास हैं, मीन पहले इशू किए हुए थे, अब दोबारा से अपने शेयर जो है वो इशू करने जा रही है, इसे क्या नाम दिया जाएगा? इंट्रोडक्शन का। हाँ, इसके लिए शर्त है कि आपके एटलीस्ट 25% शेयर पब्लिक के पास होना जरूरी है। अगर 25% से कम पब्लिक के पास थे तो फिर इंट्रोडक्शन नहीं, फिर क्या है? पीओ, आईपीओ। आईपीओ तो पहली दफा होंगे ना, तो पहली दफा कर चुकी थी, तब क्या है? पब्लिक ऑफरिंग कर रही है। पहले भी स्टॉक एक्सचेंज से किए थे, लेकिन पिछले कई सालों से स्टॉक एक्सचेंज को मुंह नहीं लगाया उसने। मीन स्टॉक एक्सचेंज में अब इसकी शेयर की ट्रेड नहीं होती। क्यों? शेयर की ट्रेड उनकी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में ही शेयर इशू करती हैं, तो इसके थोड़े से शेयर पब्लिक के पास स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू थे, और पिछले कई सालों से इसने भी स्टॉक एक्सचेंज को मुंह नहीं लगाया और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर ने भी इसको मुंह नहीं लगाया। तब ये कंपनी अपने शेयर्स की मार्केटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मार्केटेबिलिटी मीन दुनिया को बताने के लिए कि मैं भी एक कंपनी हूं, मेरे शेयर में भी ट्रेड हो सकती है, तो क्या करने जा रही है? शेयर इशू करने जा रही है। तो ये क्या है? इंट्रोडक्शन। अब चूंकि इतने अरसे से ये स्टॉक एक्सचेंज पे थी नहीं, इसको अब स्टॉक एक्सचेंज पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगी। क्या कह रहा है? लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे भी शेयर ट्रेड हो सकते हैं, आजो मैं भी एक अच्छी कंपनी हूं। शेयर इशू करने के लिए डिफरेंट ब्रोकर की भी बीच में जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आईपीओ, एज कंपेयर टू पीओ, एज कंपेयर टू प्राइवेट प्लेसिंग। ठीक होगी? इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, नहीं आईपीओ से शायद थोड़ी कम होगी क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी है, लेकिन एज कंपेयर टू प्राइवेट प्लेसिंग इसकी कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा होगी, और टाइम भी लगेगा। क्यों? पब्लिसिटी होगी, मार्केटिंग होगी, दुनिया को पता चलेगा, ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व होंगे, तो फिर जाके शेयर इसके इशू हो सकेंगे। ठीक हो गया? नहीं, इसके अब शेयर दोबारा इशू करने जा रही है तो एटलीस्ट 25% शेयर पहले से पब्लिक के पास होना जरूरी है। ठीक हो गया? पहले से पब्लिक के पास होना जरूरी है, बाकी मीन 75% ऑनर ने अपने पास रखे हुए थे। क्यों? वो अपनी अथॉरिटी को डाइल्यूट नहीं करना चाहता था। कंपनी लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है, 25% शेयर पब्लिक के पास है, इसमें कंपनी लिस्टेड है, अदरवाइज तो पब्लिक के पास नहीं ना जा सकते थे शेयर। क्या ख्याल है? लेकिन पिछले कई सालों से इसने शेयर पब्लिक में इशू किए ही नहीं। 75% मीन अपने पास ऑनर ने रखे हुए थे ताकि मेरी पावर डाइल्यूट ना हो जाए, लेकिन उसे अब पता चला कि नहीं, अपने पास रखने का उतना फायदा नहीं है जितना मार्केट में इशू करने का फायदा है। क्यों? मार्केट में शेयर की प्राइस ज्यादा जाएगी तो मेरी ये इन्वेस्टमेंट जो है, कंपनी जो है, इसकी वैल्यू भी ज्यादा जाएगी। मीन आज मैं शायद शेयर प्राइस अच्छी होती तो अच्छे दामों पे से बेच भी सकता था, इसलिए अब वो अपनी मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर को बढ़ाने के लिए दोबारा से अब बाकी शेयर भी इशू करने जा रही है कंपनी। तो ये क्या है? इंट्रोडक्शन। डेट में गए, शॉर्ट टर्म डेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड क्रेडिट, और ट्रेड क्रेडिट के कुछ फायदे थे, कुछ नुकसान थे। क्या कह रहा है? कुछ फायदे बताए जा सकते हैं? उधार पे चीजें लेके एंजॉय कर सकते हो, इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन का फायदा उठा सकते हैं, कॉस्ट लो कर सकते हैं। क्यों? 30 to 90 डेज में हमने पेमेंट करना है, वर्किंग कैपिटल को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को मैनेज करने में हेल्प देता है ये। लेकिन नुकसान है, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं, डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ सकता है। पेमेंट लेट करेंगे तो हमें फर्दर क्रेडिट लेने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। पेमेंट बहुत ज्यादा लेट करेंगे, मीन सप्लायर आके डेली दरवाजे पे बैठा रहता है और हम उसे पूछते नहीं है, पेमेंट भी नहीं दे रहे, तो उसे रिलेशन अफेक्ट होने से, बिजनेस सप्लाईज अफेक्ट होने से बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। ठीक हो गया? क्यों? ये सप्लायर नहीं देगा तो बाकी भी कोई नहीं देगा। क्यों? मार्केट के अंदर रिप्यूट गंदी हो जाएगी आपकी। एक सप्लायर के साथ रिलेशन खराब हो गया तो बाकी सप्लायर भी अब आपको मुंह नहीं लगाएंगे। क्यों? आप अच्छी कंपनी नहीं हो, अच्छे कस्टमर उनके नहीं हो। लॉन्ग टर्म डेट, बैंक लोन,
लोन नोट, बैंक लोन में टर्म्स फ्लेक्सिबल होती हैं, बैंक लोन में टर्म्स फ्लेक्सिबल होती हैं, मीन इंटरेस्ट फ्लोटिंग और फिक्स दोनों हो सकते हैं, जबकि लोन नोट में टर्म्स फिक्स जो कर दी हैं उसी के ऊपर ही चलेगा लोन नोट। लोन नोट क्या है? लाइक कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई कागज का टुकड़ा है जो आपने बेचा है, क्या कहला है। बैंक लोन में कोविनेंट्स कोलैटरल चाहिए, लोन नोट में कोई कोलैटरल कोई कोविनेंट्स उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, चाहिए लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। बैंक लोन में आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, क्विकली अवेलेबल हो जाता है, अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैंक रिक्वायर करता है। लोन नोट में आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती और क्विकली नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, क्यों पब्लिक में लोग बाय करेंगे आपके नोट तो फिर डेट मिलेगा आपको, और उसके लिए इतनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई रिक्वायर नहीं करता जितना बैंक लोन के लिए रिक्वायर करता है। कुछ 4-5 पॉइंट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेट में हमारे पास डिबेंचर है, हमारे पास बॉन्ड है, हमारे पास यूरो बॉन्ड है जो आउटसाइड द कंट्री जो है वो इशू किया जाएगा। वारंट है हमारे पास जस्ट लाइक बॉन्ड, लेकिन दो टुकड़े हो गए, शेयर ऑप्शन वाला पार्ट सेपरेट हो गया और डेट वाला पार्ट सेपरेट हो गया। हाइब्रिड भी होते हैं, कन्वर्टिबल भी होते हैं, रिडीमेबल इरिडीमेबल भी होते हैं। क्या ख्याल है? डेट के कुछ फायदे भी हैं, इन्वेस्टर को भी फायदे हैं। इन्वेस्टर को डेट के फायदे हैं, एक फिक्स रेट मिलता रहता है। इन्वेस्टर को डेट के फायदे हैं, इन्वेस्टर को डेट के फायदे हैं, अगर आपकी अमाउंट ना मिले तो आप लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकते हो, कंपनी के लिक्विडेशन में पहला राइट आपको मिलता है। नुकसान भी है इन्वेस्टर को, नुकसान क्या इन्वेस्टर को? डेट का फिक्स रेट मिल रहा है, कंपनी ज़्यादा भी अगर इंजॉय कर रही है तो आपको एक फिक्स अमाउंट ही मिल रही है। इन्वेस्टर को नुकसान है डेट का, इन्वेस्टर को नुकसान है डेट का, वोटिंग राइट्स नहीं होते इसके पास। इन्वेस्टर को नुकसान है डेट का, जितना कंपनी और डेट लेगी आपकी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा रिस्की हो जाएगी। कंपनी को डेट का फ़ायदा है, कॉस्ट कम होती है डेट की, टैक्स एडवांटेज आपको मिलता है, कंपनी को वोटिंग राइट्स नहीं देना पड़ते, इनको मुदाखलत नहीं कर सकता आपके डिसीजन में, डेट फौरी अवेलेबल हो जाता है। कंपनी को डेट का नुकसान भी है, गेयरिंग हाई हो जाती है, फर्दर डेट लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर एक आध नॉन रिपेमेंट हो तो लिक्विडेटर आके इम्पोज हो जाता है, सिक्योरिटी रखवाना पड़ती है, अरेंज करना पड़ती है, कोलैटरल का इशू है, कोविनेंट्स अटैच हैं वो आपको कंप्लाई करना पड़ता है। क्या कहला? डेट कौन सा लेना है कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, अमाउंट रिक्वायर्ड, वो तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का फैक्टर है, डेट का नहीं। फ्लोटिंग और फिक्स दोनों रेट हो सकते हैं। क्या कहला? कन्वर्टिबल डेट का फायदा है, इन्वेस्टर को फायदा है कन्वर्टिबल डेट का कि शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड दोनों इंजॉय कर सकते हो, कंपनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हो बिफोर गोइंग एज ए शेयर होल्डर। इन्वेस्टर को नुकसान है, ईपीएस डाइल्यूट हो जाती है, डिविडेंड पर शेयर कम हो जाता है। कन्वर्टिबल डेट के नुकसान है इन्वेस्टर के लिए कि ईपीएस डाइल्यूट हो जाती है, होल्डिंग पावर कन्वर्जन के थ्रू कम हो जाती है, डिविडेंड पर शेयर कम हो जाता है। जब तक डेट रहता है तब तक कंपनी का रिस्क प्रोफाइल हाई रहता है। क्या कहना है? कंपनी को कन्वर्टिबल डेट के फायदे हैं, अमाउंट पे नहीं करना पड़ती, रिडम्पशन पे आपको शेयर ही देने हैं, कैश नहीं देना। इंटरेस्ट आपको जो है वो कम देना है या फिक्स रेट देने से कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग जो है वो इजी हो जाती है। क्या ख्याल है? और टैक्स डिडक्टिबल भी है, लेकिन नुकसान है ईपीएस डाइल्यूट हो जाती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर मैनेजमेंट है तो होल्डिंग पावर कम हो जाएगी और कंपनी का रिस्क प्रोफाइल हाई रहता है ड्यू टू हाई गियरिंग अंटिल कन्वर्जन। ऐसे ही है। क्या ख्याल है? और क्या बातें हमने की? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस खत्म हो गया था, पीछे हम आगे इस्लामिक फाइनेंसिंग में। इस्लामिक फाइनेंसिंग क्या है? क्या है सर इस्लामिक फाइनेंसिंग? अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, शरिया लॉ क्या कहता है कि रिबा मीन इंटरेस्ट हराम है, अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। क्या है? रिबा प्रोहिबिटेड है, मीन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। शरिया लॉ क्या कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन एसेट बेस्ड होनी चाहिए, मीन हवा में ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए, पीछे कोई ना कोई एसेट होना चाहिए, पीछे कोई ना कोई एसेट होना चाहिए, उस एसेट की फिजिकल कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए और उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। शरिया लॉ क्या कहता है कि
कि आपको जो बिजनेस करना है वो हलाल मीन्स ऑफ बिजनेस होने चाहिए। हलाल मीन्स ऑफ बिजनेस, हराम मीन्स ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए। गैम्बलिंग का बिजनेस नहीं होना चाहिए, नशा आवर चीजों का बिजनेस नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? कोई हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। और शरिया लॉ क्या कहता है कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप बनानी है तो पार्टनरशिप इन प्रॉफिट होनी चाहिए। मीन प्रॉफिट एग्रीड बेसिस पे शेयर हो सकता है, लेकिन लॉस जो है वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा। जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ, प्रॉफिट तो अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन लॉस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो होना चाहिए। एक बंदे की 70% इन्वेस्टमेंट है, एक की 30% है, तो लॉस की सूरत में ये 30% कंट्रीब्यूट करेगा, ये 70% कंट्रीब्यूट करेगा। ये बात समझ आती है? कुछ चार हमारे पास डिफरेंट इस्लामिक फाइनेंसिंग मोड है: मुदारबा, मुशारिका, इजारा एंड मुराबहा। मुराहबा, मुराहबा, मुराबहा या मुराहबा? मुराबहा, चलें जी, मुराबहा। ये दो बंदे हैं, दुबले पतले से। मुदारबा क्या है? ये एक बंदा है जिसका नाम है रब्बुल माल। रब्बुल माल ये क्या देगा? फाइनेंशियल कैपिटल देगा, मीन पैसा लगाएगा। और ये एक बंदा है जिसका नाम है मुदारिब, और ये क्या देगा? ह्यूमन कैपिटल देगा, मीन बिजनेस चलाएगा, एफर्ट्स देगा। तो मुदारबा है क्या? एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है बिटवीन रब्बुल माल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कैपिटल एंड मुदारिब प्रोवाइडिंग ह्यूमन कैपिटल। बिजनेस चलाएगा कौन? मुदारिब। पैसा कौन देगा? रब्बुल माल। क्या ख्याल है? प्रॉफिट एग्रीड रेशियो जो भी होगी 50-50 होगी, 60-40 होगी, उसके अकॉर्डिंगली। लॉस की सूरत में अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो 100% इन्वेस्टमेंट इसकी है तो सारा यही बेयर करेगा। इसका क्या लॉस होगा? एफर्ट्स, स्किल्स और टाइम का। ठीक हो गया? ये बात समझ आती है? इसमें मुदारिब भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है ऑन दी कंसेंट ऑफ रब्बुल माल। मीन जरूरी नहीं कि 100% इन्वेस्टमेंट रब्बुल माल की होगी, नहीं, मुदारिब की भी हो सकती है, लेकिन बिजनेस चलाना किसने है? मुदारिब ने। रब्बुल माल ने बिजनेस चलाना नहीं है। ठीक हो गया? और अगर उसकी भी कोई सपोज 20% उसकी इन्वेस्टमेंट है, 80% इसकी है, तो फिर लॉस की सूरत में 80% ये कंट्रीब्यूट करेगा, 20% ये कंट्रीब्यूट करेगा। नॉर्मी मुतारबा है क्या कि एक बंदे की इन्वेस्टमेंट है और दूसरा उसे चला रहा है। ठीक हो गया? ये बात समझ आती है? मुदारबा क्या? दो तरह का होता है मुदारबा, रिस्ट्रिक्टिव एंड अनरिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव क्या है? रब्बुल माल मुदाखलत करेगा डिसीजन मेकिंग में, मीन बताने में भाई कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां पे नहीं करनी। हराम मीन्स ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से रोकेगा उसे, हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट से उसे रोकेगा, मीन बताएगा कि भाई क्या कैसे करना है, लेकिन ऑपरेशन मुदारिब भी देखेगा, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। अनरिस्ट्रिक्टिव, रब्बुल माल की बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है, ना डिसीजन मेकिंग में ना किसी और चीज में। मुदारिब के पास फ्री हैंड है, फ्रीली वो डिसाइड करेगा क्या चलाना है, कैसे चलना है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहते हुए। मीन हलाल मीन्स ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, हराम में नहीं। हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? अवॉइड करना है। मीन फ्री हैंड होने के बावजूद अगर इसने हराम मीन्स ऑफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की, ऑप्शंस में लो रिस्क की इन्वेस्टमेंट भी थी, जानबूझ के हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट को ही चूज किया, तो फिर नुकसान होने की सूरत में यही बेयर करेगा। सारे का सारा क्यों? गलती उसकी है। रिस्ट्रिक्टिव में दोनों मिलके चल रहे हैं, इसने सीक्रेटली कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, इसे बताया ही नहीं, पता ही नहीं चला, उसमें लॉस हो गया, तो फिर भी यही बेयर करेगा। क्यों? रिस्ट्रिक्टिव में तो डिसीजन दोनों ने मिलकर लेने थे ना, और अगर आपने सीक्रेटली उसको बाईपास करते हुए खुद से डिसीजन ले लिया, उसे पता ही नहीं, और उसमें लॉस हो गया, तो फिर उसमें इसका कसूर तो नहीं है ना। हाँ, इसे बता के आपने की होती, इसकी मशवरे से की होती, तो चलो फिर ये कंट्रीब्यूट करता, लेकिन उसे बताए बिना आपने कर दी, तो फिर मुदारिब ही लाइबल होगा उसके लिए। मुशारका क्या है? दो बंदे हैं, दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, दोनों मिलके इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोनों मिलके बिजनेस चलाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी दोनों करेंगे, बिजनेस भी दोनों चलाएंगे। प्रॉफिट एग्री रेशियो पे शेयर होगा, लॉस जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो उतना बेयर करेगा। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? इसमें दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट एक की है या दोनों की भी हो सकती है, लेकिन चलाएगा बिजनेस कौन? एक ही बंदा। बिजनेस की पार्टिसिपेशन किसके पास है? एक के पास है, मुदारिब। जबकि इसमें दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, ये इस्लामिक कैसे हो गया, नॉर्मल पार्टनरशिप से डिफरेंट कैसे हो गया कि लॉस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो ही होगा। हाँ, अगर प्रॉफिट रेशियो से ही लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होना है तो फिर इस्लामिक फाइनेंसिंग नहीं, फिर ये नॉर्मल पार्टनरशिप है। मीन नॉर्मल पार्टनरशिप इसमें डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ लॉस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो का मीन पार्टनरशिप इन प्रॉफिट है, मीन प्रॉफिट की पार्टनरशिप है, एग्री डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन लॉस की पार्टनरशिप नहीं, वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो। उसकी 10% इन्वेस्टमेंट है, इसकी 90% इन्वेस्टमेंट है, दोनों चला रहे थे। क्या कहला है, ये 90% प्रॉफिट लेता था, ये 10% प्रॉफिट लेता था, तो लॉस भी प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंगली नहीं, वो किसके अकॉर्डिंगली होगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो के अकॉर्डिंगली। उसकी 10% इन्वेस्टमेंट, इसकी 90% इन्वेस्टमेंट, ये 25% प्रॉफिट लेता था, ये 75% प्रॉफिट लेता था, तब लॉस 25-75 नहीं, लॉस इन्वेस्टमेंट रेशियो 90-10 से ही होगा। इन्वेस्टमेंट करते हैं बुल मारे तो सारा लॉस फ्री है। इजारा क्या है, लाइक लीज। इजारा क्या है, लीज। एक बैंक ने आपको एक एसेट दिया अपना, जो आपने यूज करना है, सपोज 5 सालों की लीज है, 5 साल तक यूज करना है, उसके अगेंस्ट आपने देना है रेंट रादर देन इंटरेस्ट। क्यों, इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है। एसेट किसकी ऑनरशिप है, लेसर या लेसी की, लेसर। क्या ख्याल है, तो उसके जितने भी खर्चे हैं, इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, कोई नुकसान होता है, वो किसने बेयर करना है, लेसर ने बेयर करना है। लेकिन नॉर्मल लीज में क्या होता है कि अगर लेसी ऑन टाइम पेमेंट नहीं करता तो लेसर उसे पेनल्टी चार्ज करता है। इजारा कहता है कि नहीं, ये पेनल्टी चार्ज नहीं आप कर सकते। नॉर्मल लीज और इजारा में डिफरेंस किस चीज का है, एक तो पेनल्टी का है कि लेट पेमेंट पे आप पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते। नॉर्मल लीज में लेसर के पास राइट होता है कि वो कभी भी लीज एग्रीमेंट को खत्म कर सकता है, लेकिन इजारा क्या कहता है कि कोई एक बंदा लीज को खत्म नहीं कर सकता। टर्मिनेशन जो है वो थ्रू म्यूचुअल कंसेंट होगी, मीन दोनों पार्टीज की कंसेंट उसमें होना जरूरी है, एक पार्टी टर्मिनेशन इंपोज नहीं कर सकती। ठीक हो गया। नॉर्मल लीज क्या होती है, हम बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि हमें लीज पे ये गाड़ी चाहिए, कितने साल की लीज, 5 साल की लीज। बैंक क्या कहता है, चलो आ जाओ, हम क्या करते हैं 5 साल का एक प्लान बनाते हैं, आप 5 साल मुझे जो है वो इसका इंटरेस्ट भी पे करते रहोगे और साथ मुझे इसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करते रहोगे, 5 साल बाद ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। मीन एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है रेंट का भी, मीन लीज का भी, और एक ही कॉन्ट्रैक्ट है सेल का भी। इजारा क्या कहता है कि लीज और सेल के 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। मीन सेल का क्या होना चाहिए, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और ये कब होना चाहिए, एट द एंड ऑफ एट द रिडम्पशन ऑफ लीज होना चाहिए। मीन जहां पे लीज टाइम पीरियड खत्म होना है वहां पे सेल का कॉन्ट्रैक्ट होना है। 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो इजारा है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है तो वो फिर इजारा नहीं है, वो क्या है, नॉर्मल लीज है। मीन नॉर्मल लीज और इजारा में डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये 3 पॉइंट का, कि नॉर्मल लीज में लेट पेमेंट की सूरत में पेनल्टी चार्ज करता है लेसर। नॉर्मल लीज में लेसर के पास राइट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा जाता है कि वो जब चाहे टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, ऑब्वियसली लेट पेमेंट की सूरत में करेगा, 1-2 पेमेंट नहीं 3 पेमेंट लेट कर दी तो टर्मिनेट कर देगा। नॉर्मल लीज में सेल और लीज का एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि इजारा क्या कहता है कि पेनल्टी आप चार्ज नहीं कर सकते, मजदूरी का फायदा नहीं उठा सकते, पेमेंट्स ठीक है थोड़ी डिले हो सकती हैं लेकिन आप पेनल्टी चार्ज नहीं करोगे। टर्मिनेशन दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से होगी, किसी एक पार्टी के पास इंपोज टर्मिनेशन का राइट नहीं है। सेल और लीज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट सेल और लीज का, वो लीज में तो हो सकता है लेकिन इजारा अलाउ नहीं करता। क्यों, एक कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो आप लोगों ने शायद लीजेस पढ़ा होगा FR2 में, नहीं भी पढ़ा तो बोरिंग कॉस्ट पढ़ा होगा, उसमें इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन निकालते हो आप। आउटस्टैंडिंग मीन रीपेमेंट करने के बाद इंटरेस्ट कम होता चला जाता है, लेकिन रेंट इस्लाम क्या कहता है, इंटरेस्ट नहीं क्या होना चाहिए, रेंट। रेंट क्या कम होता है, नहीं। अब बैंकों ने क्या किया, अच्छा ऐसी बात है, नहीं हम क्या करते हैं जी, ये देखें ये बंदा एसेट का जितना पैसा देता चला जा रहा है तो बैंक के एसेट की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो इसलिए हमारा रेंट भी कम होता चला जा रहा है। मतलब काम को यहां से पकड़ने की बजाय यूं करके पकड़ लिया बैंक ने। क्या आप ये कहते हो जी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्यों सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ताकि वो रीपेमेंट की अमाउंट बीच में ना आए और जो है वो रेंट सेम रहना चाहिए। नहीं, हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन ये देखें जैसे जैसे वो एसेट की रीपेमेंट कर रहा है, इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो जो बैंक का एसेट है, मीन बैंक ने कार लेके बंदे को दी, बंदा यूज कर रहा है, उसका रेंट पे कर रहा है, तय खला है, लेकिन बंदा साथ क्या कर रहा है, उस कार की इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहा है रेंट के बिना। तो कहते हैं जैसे इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो बैंक की जो कार है उसकी बैंक के अकाउंट में वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसलिए रेंट कम हो रहा है।
मीन इस्लामिक बैंकिंग वाले इस तरह से जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन कैलकुलेशन वही इंटरेस्ट वाली है, कॉन्ट्रैक्ट एक ही हो रहा है। इजारा क्या कहता है? 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, सेल का सेपरेट, लीज का, रेंट का सेपरेट। अगर वो रेंट भी दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी दोनों चीज़ें देगा। इंस्टॉलमेंट क्यों दे रहा है? 5 साल बाद गाड़ी मुझे मिलनी है। रेंट क्यों दे? 5 साल बैंक एसेट यूज़ कर रहे हो। अगर ये काम नहीं कर रहे, मीन एक ही कैलकुलेशन कर रहे हो कि जैसे जैसे वैल्यू कम हो रही है साथ साथ मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट, मीन रेंट की अमाउंट भी कम हो रही है, तो ये इजारा नहीं, ये क्या है? लीज। वहाँ पे इंटरेस्ट को यहाँ पे रेंट है, इंटरेस्ट को रेंट कह दिया बस बैंकों ने, बाकी सब कुछ वैसे ही है। पेनल्टी भी चार्ज करते हैं, बैंक के पास राइट भी होता है टर्मिनेट करने का ना, इस्लामिक फाइनेंस बस रख दिया। सर वैसे तो जो फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल जो होते हैं उसमें रेंट भी लिख देते हैं कि ये फिक्स होता है। इसमें एक दो और भी बातें अभी मुराहबा में डिस्कस करते हैं। फिर जो इंस्टॉलमेंट जाती है उसके अंदर वो कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता। इंटरेस्ट सेपरेट है, इंस्टॉलमेंट सेपरेट है। इंस्टॉलमेंट किस चीज़ की है? ये एसेट मैंने 5 साल बाद आपसे बाय करना, तभी मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट फिक्स हुई, इंस्टॉलमेंट फिक्स होगी या चेंज भी हो सकती है, नॉर्मली फिक्स होगी, लेकिन वो जो ऊपर आप दे रहे हो वो इंटरेस्ट की बजाय से नाम क्या दे दिया? रेंट, तो कहते हैं इस्लामिक हो गया। कुछ कमियाँ कोताहियाँ हैं, हाँ अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो हम वो यहूदियों की बैंकिंग भी तो हम ही सपोर्ट करके चला रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा इस्लामी को सपोर्ट कर देते हैं, शायद फ्यूचर में ये कमियाँ कोताहियाँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन कोशिश करनी चाहिए फिर भी अपनी औकात में रहना चाहिए। जब औकात हो तब एसेट बाय करना चाहिए, उससे पहले अपनी औकात में रहना चाहिए। ठीक हो गया? हाँ, किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है, चलो इस्लामी में खुलवा लो। क्यों? यहूदियों के बैंक को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं तो चलो इन्हें सपोर्ट कर देंगे। इस्लामी चलो नाम तो रखा है, कोई कमियाँ कोताहियाँ फ्यूचर में हो सकता है ठीक हो जाएंगी। कुछ बैंक प्योर इस्लामिक पे चल रहे हैं, लाइक मीज़ान बैंक है, क्रेडिट कार्ड ये वाहिद बैंक है जिसका नहीं है। क्यों? क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो इंटरेस्ट ही होता है, उसे आप रेंट प्रॉफिट का नाम नहीं दे सकते, इसलिए नहीं है उसका। हाँ, इजारा वहाँ पे हैं, लेकिन थोड़ी सी बीच में ये कैलकुलेशन अभी भी वैसे ही हो रही है। लेकिन कुछ बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं जो इस चीज़ को ठीक कहते हैं, तो शायद कहते होंगे मेरा दिमाग नहीं मानता, मैं नहीं कहता। वापस आगे, मुराबहा क्या है? मुराबहा क्या है? एक सेल एग्रीमेंट है। मुराबहा क्या है? सेल एग्रीमेंट है, जिसमें आपने सपोज बैंक को कहा कि तू एक एसेट खरीद के मुझे दे दे। बैंक को आपने कहा कि तू एक एसेट खरीद के मुझे दे दे, मैं तुझे उसकी पेमेंट करूंगा, आइदर लमसम करूंगा या इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। बैंक ने एसेट आपको खरीद के दे दिया, आप उसकी पेमेंट कर रहे हो लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट में। लेकिन वो कहता है, मुराबहा क्या कहता है कि सेल एग्रीमेंट के अंदर क्लियर होना चाहिए कि जो सेलर है उसको एसेट की कॉस्ट कितनी पड़ी है, ये उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। सेलर इस पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये उसे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कितनी है वो फिक्स होनी चाहिए और पहले से पता होनी चाहिए। हाँ, अगर ये सेल एग्रीमेंट आप कॉस्ट को छुपाए बिना, प्रॉफिट को छुपाए बिना, सेलिंग अमाउंट क्लियरली फिक्स किए बिना कर रहे हो तो फिर ये हलाल नहीं हराम है। ठीक हो गया? एक सेल एग्रीमेंट है, मीन सेलर को क्या करना है? क्लियर करना है कितनी इसकी आपको कॉस्ट आई है, कितना इसमें आपका प्रॉफिट है, जो कि एक रीजनेबल हलाल प्रॉफिट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टू हाई नहीं होना चाहिए, मीन किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए अगर वो लमसम में पेमेंट कर रहा है तो, और प्राइस भी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। फिर इसके साथ कुछ फीचर्स हैं, वो कहता है मुराबहा क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ सेल एसेट फिजिकली एग्जिस्ट होना चाहिए। एसेट फिजिकली एग्जिस्ट होना चाहिए। सर्दी लगी, आपको खाना था अंडा, अंडा है नहीं, आपके साथ वाले रूम ने मुर्गी रखी हुई है और कहता है मेरी मुर्गी डेली अंडा देती है और अभी अंडा देने वाली है। आपने कहा ये ले 50 रुपए ये अंडा मेरा। क्या ये सेल ठीक है? नहीं। क्यों? एसेट फिजिकली एग्जिस्ट अभी तक नहीं करता था, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस के बिना सेल एग्रीमेंट वाइड है, वैलिड नहीं है। ठीक हो गया? इसने अपनी गाड़ी बेचनी थी, मैंने देखी दुखी और माइंड में रख ली, मैंने किसी और पार्टी को मार्केट में फाइंड किया और उसे गाड़ी बेच दी। अभी इसे मुझे मिली नहीं, मीन क्या मेरी फिजिकल पोजेशन में है? नहीं। जब मेरी फिजिकल पोजेशन में नहीं है, मेरी ऑनरशिप में नहीं है, तो ऐसा सेल एग्रीमेंट भी जो मैंने आगे कर लिया ये क्या है? वाइड है। मीन फिजिकली एग्जिस्ट भी होना चाहिए और फिजिकली आपकी पोजेशन में भी होना चाहिए। फिजिकली एग्जिस्ट भी होना चाहिए, फिजिकली आपकी पोजेशन में भी होना चाहिए। कंटिंजेंट
बेस्ड सेल एग्रीमेंट वाइड हैं। मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मैंने मिस्टर ए को बेच दी कि वहां से जब मिलेगी तो मैं तुझे डिलीवर कर दूंगा। ये क्या है? जब मिलेगी तो मैं तुझे डिलीवर कर दूंगा। क्या ये सेल एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं, वाइड है। क्यों? कंटिजेंसी बेस स्टोलन एसेट का आप सेल एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वैलिड नहीं। क्या है? वाइड है। हम पढ़ते हैं ये क्या कहता है। मुराबहा, मुराबहा one of the most popular mode used by banks in Islamic countries to promote riba free transaction in murabaha, kind of sale where seller expressly mention the cost he has incurred on the commodities to be sold, sells it to another person by adding some profit or markup thereon which is known to the buyer। ये कितना प्रॉफिट है इसके अंदर? मुराबहा इज कॉस्ट प्लस ट्रांजेक्शन, मीन कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करके आप प्राइसिंग चार्ज कर रहे हो, where the seller expressly mention the cost of the commodity sold and sells it to another person by adding mutually agreed profit thereon, which can be either in lump sum or through an agreed ratio of profit to be charged over the cost, thus resulting in an absolute price। मीन प्राइस आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, कितनी प्राइस पे बेचा जा रहा है। लमसम में पेमेंट नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर उसमें इंक्लूड करके हाई प्राइस भी हो सकती है, लेकिन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल एब्सोल्यूट होनी चाहिए कितनी प्राइस है। ठीक हो गया? प्रॉफिट शो करना है, तो इसी जब शो करना है तो फिर आप टू मच हाई चार्ज नहीं कर सकोगे। क्यों? जस्टिफाई नहीं कर सकोगे। छुपी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ वाजे होना चाहिए। आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो तो क्यों चार्ज कर रहे हो? वाजे होना चाहिए कि भाई ये देखो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट 5 साल का डाल के इस पैसे पे, इसलिए मैं तुझसे इंस्टॉलमेंट में इतने पैसे टोटल ले रहा हूं। हाँ, लमसम देना है तो इसी उसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आएगा तो फिर इतना चार्ज कर रहा हूं। लमसम भी 5 साल बाद देना है तो फिर 5 साल बाद इन्फ्लेशन का 5 साल का इंपैक्ट डाल के प्राइस ज्यादा होगी। ठीक हो गया? मीन क्लियर होना चाहिए, कॉस्ट भी, प्रॉफिट भी और प्राइस भी। इसके कुछ फीचर्स हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सेल। मुर्गी अंडा देने वाली है तो उसकी अंडे की सेल नहीं हो सकती, जब अंडा मुर्गी दे देगी तो फिर सेल होगी। सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल। एग्जाम्पल, ए सेल द अनबॉर्न काफ मीन बछड़ा ऑफ हिज काउ टू बी, द सेल इज वाइड। क्यों? एग्जिस्ट नहीं करता था एसेट। नंबर 2, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी इन द ओनरशिप ऑफ द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल एंड ही मस्ट हैव अ गुड टाइटल टू इट, मीन उसके पास टाइटल भी होना चाहिए उसे ट्रांसफर करने का। मैंने अभी तक उसे कार खरीदी नहीं और आगे बेच दी, क्या मेरे पास गुड टाइटल था? मेरी ऑनरशिप थी? नहीं, तो ये आगे मैंने जो कर दी, क्या ये सेल एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं, वाइड है। क्या कह रहा है? हवा में ट्रांजैक्शन नहीं होगी, एसेट बेस्ड होगी। एसेट आपके पास है तो एसेट बेस्ड है, आपके पास ही नहीं है, आपकी ऑनरशिप में नहीं है, तो ये हवा में ट्रांजैक्शन होगी, अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल उसने दी, ए सेल टू बी आ कार, मैं ए हूं, मैंने किसी बी को कार सेल कर दी, विच इज प्रेजेंटली ऑन्ड बाय सी, जो इस मिस्टर के पास है, बट ए इज होपफुल दैट ही विल बाय इट फ्रॉम सी एंड शैल डिलीवर इट टू बी सब्सिक्वेंटली, द सेल इज वाइड। मैं इसके पास रहने गई, आगे मर गया, तो क्या ये सेल एग्रीमेंट मेरा चल सकता है? आगे नहीं चल सकता है। क्यों? वो तो इसकी ऑनरशिप में थी, इसके वर्षा को ट्रांसफर होगी, फिर जाके शायद वो बेचना चाहेंगे तो मैं खरीद सकूंगा, तो क्या ये आगे सेल का एग्रीमेंट वैलिड था? नहीं। सॉरी यार, मैंने आपको मार दिया, कोई मुझे ही मार दिया, अपने आप को नहीं मारा। सो नंबर 3, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल मस्ट बी इन द फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेलर व्हेन ही सेल इट टू एन अदर पर्सन। दूसरे पर्सन को सेल करते वक्त एसेट आपकी फिजिकल पोजेशन में होना चाहिए। बिटकॉइन हलाल है? कहाँ है बिटकॉइन? अगर आपने खरीदा है और आगे सेल कर रहे हो, कहाँ है बिटकॉइन? हाँ, खत्म होगी बात। हवा में बाय किया, हवा में सेल कर दिया, उससे प्रॉफिट कमाया, इट्स हलाल प्रॉफिट। So the subject matter of sale must be in physical or constructive possession of the seller when he sell it to another person. Example, A has purchased a car from B. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, ये कंस्ट्रक्टिव FAR2 में अगर तो आपने कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पढ़ी हुई है, IAS 37 मेरे ख्याल से अभी नहीं पढ़ी, वहां पे कंस्ट्रक्टिव का वर्ड आएगा, समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ फिजिकल पोजेशन पे आ जाओ बस। A has purchased a car from B. B has not yet delivered it to A or to his agent.
मीन आपके एजेंट के पास आ गई तो एजेंट भी किसका है? आपका है, जिसके पास आप कार रखवाते हो फिर भी आपकी फिजिकल पोजीशन में, या आपके पास पहुंच गई तो फिर भी फिजिकल पोजीशन में। अगर आपको डिलीवर ही नहीं हुई तो क्या फिजिकल पोजीशन में थी? तो क्या सेल एग्रीमेंट आगे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है? वो डिलीवर कर ही ना, उसने आपसे पैसे ले लिए, पैसे लेके रातों रात वो दुबई भाग गया। क्या कार आपकी फिजिकल पोजीशन में आई? ना उसका कोई आपके नाम पर अभी तक ट्रांसफर हुआ होगा टाइटल। So A has purchased a car from B. B has not yet delivered to A or his agent. A cannot sell the car to C. If he sell it, therefore, before taking its delivery from B, the sale is void. ये बीच में re or constructive ये काट दें। From B, the sale is void. The sale must be prompt and absolute. Absolute mean identifiable होना चाहिए कि क्या चीज आप सेल कर रहे हो। The subject matter of sale must be a property of value. Must be a property of value. Mean कोई property of value होना चाहिए subject matter जिसकी सेल हो रही है। Bitcoin is a property of value. What is Bitcoin? सॉफ्टवेयर के थ्रू एक करेंसी बनाई गई है। कहां पे है? क्या आप उसे टच कर सकते हो? उसे देख सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर? प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू भी नहीं है। द डिलीवरी ऑफ द सोल्ड कमोडिटी टू द बायर मस्ट बी सर्टन एंड शुड नॉट डिपेंड ऑन कंटीजेंसी आर चांस। द डिलीवरी ऑफ द सोल्ड कमोडिटी टू द बायर मस्ट बी सर्टन एंड शुड नॉट डिपेंड ऑन कंटीजेंसी आर चांस। मतलब क्या हुआ? कि एसेट चोरी हो गया, जब मिलेगा मैं तुझे दे दूंगा। कंटीजेंसी पे डिपेंड करता है। क्या कहला? चले मैं अपनी गाड़ी आपको बेचता हूं, पैसे आप मुझे दे दो, जब सलमान खान की शादी होगी मैं आपको एसेट दे दूंगा। होगी कब? कब दोगे एसेट? सो एग्जांपल, ए सेल हिज कार स्टोलन बाय एन एनोनिमस पर्सन एंड द बायर परचेज इट अंडर द होप दैट ही विल मैनेज टू रिकवर इट। द सेल इज वाइट। मीन कंटीजेंसी पे, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट सेल नहीं होनी चाहिए। अनसर्टन इवेंट नहीं, क्या होने चाहिए? फ्यूचर सर्टन इवेंट होने चाहिए। ठीक हो गया? मैं गाड़ी आपको बेच रहा हूं, आप मुझे पैसे दे दो, ठीक 2 वीक बाद मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। बात बनी। सलमान खान की जब शादी होगी मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, या जब मुझे मिलेगी क्यों चोरी हो गई है तो मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। Number 7, the absolute certainty of price is a necessary condition of the validity of sale. Mean price भी absolute identifiable होनी चाहिए। आज आपने एसेट, उसने आपसे खरीदना चाहा, आज प्राइस थी 50, उसने कहा भाई ये एसेट मैं आपसे ले रहा हूं, आपने कहा ठीक है। 1 वीक बाद वो आपसे एसेट लेने आया, तब प्राइस हो चुकी थी 55। आप कितने पे बेचोगे? वो कहेगा 50 पे। तो प्राइस क्लियरली एब्सोल्यूट आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि किस प्राइस पे सेल हो रही है। उसके अंदर कोई एम्बिगुइटी है तो वो फिर ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं, वॉइड है। A says to B, if you pay within a month, the price is ₹50, but if you pay after 2 months, the price is ₹55. B agrees without absolutely determining one of the two prices. In this case, as the price remains uncertain, the sale is void, unless any one of the two alternative is settled by the parties at the time of concluding the transaction. मीन एक फिक्स प्राइस, एब्सोल्यूट आइडेंटिफाइड प्राइस होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। द सेल मस्ट बी अनकंडीशनल, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। द सेल मस्ट बी अनकंडीशनल, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एक बंदा एक गाड़ी बेचना चाहता है, एक बंदा एक गाड़ी बेचना चाहता है। आपके पापा जी उसके पास गाड़ी लेने गए, आपके पापा जी उसके पास गाड़ी लेने गए, और आपके पापा जी कौन हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिनकी एक फर्म है। और आपने उसे क्या कहा कि मैं आपके बच्चा जो कैफ में अभी पढ़ रहा है उसे अपनी फर्म में आर्टिकल दे दूंगा, आप ये गाड़ी मुझे दे दें। मीन इस तरह की कंडीशन बेस सेल जो है वो अलाउड नहीं है। सेल क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल होनी चाहिए। So the sale must be unconditional. A buy a car from B with a condition that B will employ his son in his firm. The sale is conditional, hence invalid. And number 9, a sale is valid in which the parties fix the price
एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इन एन अनएम्बिगस मैनर मीन प्राइस डेट सर्टन होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एम्बिगुटीज नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। द ड्यू टाइम ऑफ पेमेंट कैन बी फिक्स आइदर विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर डेट। आपने एसेट बाय कर लिया और कहा कि मैं इसकी पेमेंट आपको दूंगा कब, जब सलमान खान की शादी हो जाएगी। मैं आपको इसकी पेमेंट दूंगा कब, जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। मैं इसकी पेमेंट आपको दूंगा कब, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आ जाएगा। क्या टाइमिंग सर्टन है? नहीं सर्टन है। तो अनएम्बिगुअस नहीं, एम्बिगुइटी है, तो इसलिए ये भी सेल वाइड होगी, वैलिड नहीं होगी। So the due time of payment can be fixed either with reference to a particular date or by specifying a period of time, but it cannot be fixed with reference to a future event, the exact date of which is unknown or is uncertain। क्या कह रहा है? फ्यूचर इवेंट ऐसा जिसकी डेट आपको पता ही नहीं है, अनसर्टन है, तो उसकी बेस पर सेल एग्रीमेंट वाइड होगा, वैलिड नहीं होगा। नवाज शरीफ आ जाएगा पाकिस्तान अगले साल, किस डेट को सर? हो सकता है अगले साल ना आए, ये तो आप पिछले 3 साल से सुन रहे हो। इसी होप के साथ आप चलते जा रहे हो, पाकिस्तान में वो आएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। नहीं आएगा वो कहता है। हाँ, कब डेथ होगी सर? इवन सर्टन है कि मरना है उसने, लेकिन कब? कब? उससे पहले आप मर गए तो। हाँ, उससे पहले आप मर गए तो, मरना तो आपने भी है जी। इसकी ये 9 कंडीशंस जो हैं ये आपको लर्न करनी है। एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बाकी मुदारबा को कोई 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मुशारका की 2-3 लाइनें, इजारा में स्पेशली ये 3 पॉइंट बीच में मस्ट, लीज और इजारा में डिफरेंस क्या है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं। और मुराबहा है क्या? जस्ट एक सेल एग्रीमेंट है, सेलर के साथ है, या बैंक ने एसेट बाय करके आपको सेल कर रहा है, तो ये भी क्या है? मुराबहा ही है। लेकिन बैंक को क्लियर करना है कितनी कॉस्ट थी, बैंक को क्लियर करना है कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहा है। ओबियसली प्राइस जो चार्ज कर रहा है आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे, और प्राइस फिक्स होनी चाहिए। एसेट बैंक के पास होना चाहिए। एसेट सुजुकी के पास है, बैंक आपको सेल कर बैठा है, नहीं, बैंक की पोजेशन में पहले होना चाहिए, फिजिकली एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर सेल एग्रीमेंट वैलिड होगा अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फाइनेंसिंग। एसेट बैंक ने अभी तक खरीदा ही नहीं और आपके साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एसेट बैंक ने अभी तक खरीदा ही नहीं, आपके साथ सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या ये वैलिड है? इस्लामिक फाइनेंस के अकॉर्डिंगली, कन्वेंशनल के अकॉर्डिंगली तो होगा, इस्लामिक के अकॉर्डिंगली वैलिड नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक और एक पेज और रह गया हमारे पास, एक लास्ट पेज, उसके बाद ये चैप्टर होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। और ख़त्म करके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो टेस्ट प्रीवियस हुआ है वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ से थ्योरी बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन टेस्ट होगा, कोई सिनेरियो के चांसेस यहाँ से फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। इस पे कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन शायद बन सकता है, इस पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। कोई एक आध क्वेश्चन टाइम निकाल के बना के प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि पास में ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन कहीं पे नज़र नहीं आया। इनफैक्ट ये चैप्टर पहले कॉस्ट में होता था, वहाँ से उन्होंने MFA में डाल दिया, और वहाँ पे इतना ज़्यादा ये टेस्ट ही नहीं होता था, बल्कि टीचर ये भी समटाइम कह के छुड़वा दिया करते थे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना, या बड़ी तेज़ी में पढ़ा देते थे। सेम यही चैप्टर नीचे PRC में एक पेपर आया I2B, उसमें भी है। और मज़े की बात है कि ICAP पता नहीं नशे में किताबें बना रहा था, ये क्या कर रहा था, सेम यही वर्डिंग यही चीज़ें वहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। जैसे BMS का पोर्शन, सेम वही वर्डिंग, वही एग्जाम्पल, वही सीक्वेंस फाइनल के BMS में भी है। और अब जो BMS की नई किताब बन रही है फाइनल की, उसके अंदर BMBS की कुछ चीज़ें डाली जा रही हैं। हालांकि BMBS की चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए थी इस लेवल पे, लेकिन नहीं, BMBS की कुछ चीज़ें फाइनल लेवल पे डाली जा रही हैं और फाइनल लेवल की चीज़ें यहाँ पे डाल दी। अभी पता नहीं ICAP क्या कर रहा है, समझ से बाहर है। एक बंदा MA इकोनॉमिक्स है, उससे ICAP ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की किताब लिखने का कह दिया। MA इकोनॉमिक्स बंदा, उसे कह दिया कि आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की किताब लिखनी है। और उस बंदे ने बेचारे ने ज़िंदगी में कभी कोई फाइनेंस कोई ऐसी चीज़ें पढ़ी नहीं, उसे 2 किताबें दे दी कि यहाँ से मटीरियल लेना है। उसने उस किताब के अंदर देखा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस था, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में उसने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी डाल दिया। क्यों? उसे ICAP ने कहा था इन किताबों से मटीरियल लेना है, और वो अब इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की किताब में आया पड़ा। मीन यही चैप्टर, सेम यही चीज़ें आप रियलाइज़ करो कि AFC लेवल पे आपको पढ़ाई जा रही हैं। हमने तो चलो इसकी कैलकुलेशन कर ली थी, उसके बाद ये समझ आ गया कन्वर्टिबल क्या है, रिडीमेबल क्या है, रिडीमेबल क्या है। कैलकुलेशन के बिना इनको समझना भी बड़ा औखा काम था। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है,
कैलकुलेशन के बिना ये समझ आ सकती थी। इसमें टैक्स रिबेट मिलता है, कैसे? कैलकुलेशन के बिना ये चीज़ समझ आ सकती थी। जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, व्हाट इज कूपन? कैलकुलेशन के बिना ये चीज़ समझ आ सकती है? नहीं। AFC लेवल पे यही चैप्टर डाला हुआ है I2B में। भाई क्या पता नहीं क्या कर रहा है, समझ पा रहे।